देखो वैश्वीकरण इतिहास में पढ़ना है, वहां पे नाम लिखा उसका क्या, भूमंडलीकरण, और इकोनॉमी में भी पढ़ना है और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में भी टच कर दिया है। तो हम लोग को वैश्वीकरण ऐसा पढ़ लेना है ताकि हर जगह से क्वेश्चन आए तो डील हो जाए, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या होता है, पहले इस प्रक्रिया को समझते हैं, वैश्वीकरण शब्द को ही पहले समझते हैं। तो देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है वैश्वीकरण, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, ग्लोबलाइजेशन। यही कहते हैं ना ग्लोबल, नहीं एस, एस सही है, जहां तो जहां जेड के तो वहां एस कर लेना, ठीक है। हम इसका क्रॉस चेक किए तो फिर एस हमको मिला। अब देखो सुनो ध्यान से, वैश्वीकरण किसको कहते हैं। देखो आज चाइना का सामान या तो जापान का सामान आप देखते हो कि लिखा हुआ मिल जाता है मेड इन चाइना, मेड इन जापानीज, टॉर्च हो गया, खास करके इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये आपके गांव घर तक आसानी से पहुंच जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण है, आप चाइना गए थे सामान खरीदने के लिए, नेपाल गए थे, लेकिन फिर भी आपके पास आपके बाजार में वो सामान उपलब्ध हो रहा कि नहीं हो रहा। ये सब जो आपके घर में जो वैश्विक स्तर के सामान संसाधन उपलब्ध हो जा रहे हैं बाबू, उसके पीछे का राज क्या है, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में विश्व के अनेक देश, मतलब लगभग सभी देश एक राष्ट्र एक बाजार के रूप में एकीकृत होते हैं, समन्वित होते हैं। अगर आपसे कहेगा कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, परिभाषित करो, या तो एग्जाम में आ गया कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो सिंपल सा परिभाषा देना है कि वैश्वीकरण का अभिप्राय किसी भी अर्थव्यवस्था में खुलापन, ओपन से है, तथा आर्थिक एकीकरण से है, जहां संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में परिवर्तित होता है, एक बाजार के रूप में। अब मान के चले कि हमारा सामान अगर चाइना में नहीं बिकेगा तो क्या लगता है, इसको आर्थिक खुलापन कहेंगे हम लोग। आर्थिक खुलापन कहने का मतलब क्या हो गया कि आप हमारे यहाँ सामान बेच सकते हैं, हम कहीं और सामान बेच सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। इसी को क्या कहा जाता है, खुलापन। और पूरे विश्व को, मोदी का तो नारा ही है, पूरे विश्व एक परिवार है, उनका नारा है वसुधैव कुटुंबकम, जो कि बहुत पहले से ही नारा है कि संपूर्ण एक परिवार की तरह है, संपूर्ण एक रिलेशन की तरह है। तो इस पे भारत सरकार भी काम कर रहा है, और विश्व में अनेक प्रकार के संगठन जैसे G20 होते रहता है, ये सब जो आप वैश्विक स्तर पर संगठन देखते हैं, ई व्यापार हो गया या अन्य प्रकार के, पूरे विश्व एक दूसरे से कैसे जुड़ा रहे, कहीं शोषण ना हो, तमाम तरह की चीज से बचाने के लिए वो सब संगठन किया जाता है। तो पहले थोड़ा सा परिभाषा लिखो, ठीक है, वैश्वीकरण किससे कहते हैं। हेडिंग लगाओ, साइड हेडिंग। हाँ ध्यान रखना, इस चैप्टर में बहुत कुछ तुम लोग को सिखाएंगे, इसलिए आप लोग एकदम दिमाग खोल के रखिएगा। वैश्वीकरण, लिखे, लिखो, डैश करो उसमें, लिखे वैश्वीकरण से अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब उसका मतलब होता है मतलब, हाँ वैश्वीकरण का मतलब, अभिप्राय का मतलब होता है, वैश्वीकरण का अभिप्राय किसी भी अर्थव्यवस्था में खुलापन तथा अर्थव्यवस्था में खुलापन तथा आर्थिक एकीकरण, ब्रैकेट में समन्वय लिखना, एक दूसरे के साथ मिल जाना। आर्थिक समन्वय से होता है जहां संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में
परिवर्तित होता है, परिवर्तित होता है। एक बार परिभाषा पहले तुम लोग पढ़ो, उसको समझने का प्रयास करो। पढ़ लिए? देखो फिर से एक बार समझाते ध्यान सुनना। पढ़नी परिभाषा, देखो एक बार आप समझाते ध्यान सुनना। परिभाषा हम भी लिख दिए हैं। देखिए वैश्वीकरण का अभिप्राय, अभिप्राय का मतलब ही होता है किसी भी अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था समझा रहा है ना, जिसको देखो बाबू पीछे क्लास क्लियर नहीं है, जीडीपी जीएनपी अर्थव्यवस्था वगैरह, वहां बहुत इसको भारी तकलीफ हो यहाँ। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में खुलापन, ओपन से है। आप हमारे यहाँ मार्केटिंग कीजिए, बाजार कीजिए, कंपनी खोलिए, हम आपके यहाँ खोल सकते हैं। इस तरह के अगर अर्थव्यवस्था कहीं चल रहा है उसको क्या कहा जाता है? तथा और क्या बात बोला जाए बाबू? आर्थिक एकीकरण, रुपया पैसा इस सबसे एकीकृत होना, एक से दूसरे से के साथ जुड़ करके रहना, या इसी को समन्वय कहते हैं, से होता है। जहां संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में क्या होता है बाबू? परिवर्तित हो जा। पूरे विश्व के जहां भी जितना भी प्रकार के संसाधन है, जितना प्रकार के वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा है, सब इसका लाभ उठा सकते हैं। ये पूरा इतना बात को समेट करके हम लोग क्या कहते हैं? लेकिन यहाँ पे एक मुद्दा आता है कि ठीक है आर्थिक रूप से हम लोग एकीकृत हो रहे हैं, संपूर्ण बाजार एक संपूर्ण विश्व एक बाजार के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो आखिरकार किन किन वस्तुओं का हस्तांतरण हो रहा है, किन किन वस्तुओं का लेन देन हो रहा है? तो आप जानते हैं कि एक बाजार में किन किन चीजों का क्रय विक्रय होता है। तो दो चीज तो बड़ी फेमस है, एक क्या है बाबू? वस्तु और क्या? लेकिन इतने नहीं, केवल वस्तु और सेवा का बाजार में मार्केटिंग हो रहा है तो उसको वैश्वीकरण नहीं कहेंगे, बल्कि इसमें और भी चीज को ऐड कर देना है। और क्या हो जाएगा? श्रम। और क्या हो जाएगा बाबू? पूंजी। और क्या? तकनीक। अगर ये पांच चीज का अबाध रूप से किसी भी अर्थव्यवस्था में लेन देन हो रहा, हस्तांतरण हो रहा है, तो जान जाइए कि उस सिस्टम को हम लोग क्या नाम देंगे? वैश्वीकरण। बिना इसी को अबाध कहते हैं। अबाध, बिना रोक टोक के, ध ठीक है। अब सुनो ध्यान से, वस्तु सेवा श्रम पूंजी और तकनीक, अगर इतना चीज का बिना रोक टोक के अबाध तरीके से अगर हस्तांतरण हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तभी उस अर्थव्यवस्था को क्या नाम देंगे बाबू? वैश्वीकरण। अन्यथा वैश्वीकरण अधूरा हो जाएगा। और यहाँ पे चूंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के लिहाज से हमको बात करना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आर्थिक पक्ष ही जानना पड़ता है। और आगे पढ़ेंगे हम लोग कि वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं। कितना होते हैं? 5 अंग, जिसमें ही 5 अंग को एक्सप्लेन करेंगे आगे चल करके। तो जहां पे परिभाषा लिखे थे पैराग्राफ चेंज करो, थोड़ा सा उसमें और ऐड कर दो, पैराग्राफ चेंज करके वो लिखे ना, इसका अभिप्राय होता है। यहां तक हो गया था बात। चलो पैराग्राफ चेंज करो, लिखिए यहां, पैराग्राफ चेंज कीजिए। यहां वस्तु कौमा सेवा सेवा का व्यापार तथा श्रम, श्रम मतलब मजदूर, हमको मन इंडिया में कमाएंगे, मन है चाइना में कमाएंगे, वहां भी जा सकते हैं, तथा श्रम कौमा पूंजी कौमा तकनीक, टेक्नोलॉजी, इसको प्रौद्योगिकी भी कहता, ध्यान रखना। हाँ, इसको दोनों बराबर ही है, दोनों लिख लो। यहाँ वस्तु कौमा सेवा का व्यापार तथा श्रम कौमा पूंजी कौमा तकनीक का, तकनीक तो ब्रैकेट में चाहे तो स्लैश करके डाल देना, का अबाध रूप से
अबाध रूप से हस्तांतरण होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान, इसी को हस्तांतरण कहते हैं, होता है। बस यही आपको परिभाषा डाल के आना है। अगर एग्जाम में पूछ देगा कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो जो परिभाषा लिखा गया वही परिभाषा लेके आना है। कोई दिक्कत? एकदम बिल्कुल काट पीट करके आपको परिभाषा तैयार किया गया है। और किताबी से तो बिल्कुल मेरा परिभाषा तो अलग होता है। आप लोग ऐसा अनुभव करते होंगे। आपको देसी भाषा में कोशिश करते हैं कि बहुत बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज सिखा दिया जाए। ऐसे जैसे होता क्या कि छोटा चीज है, लेकिन बहुत लोग ऐसा होता है जो उसको जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बना दिया। नहीं, डरो मत, एक चीज को समझो। और हम उतने पढ़ाते हैं जितना आपको जरूरत है, और उतना तो हम बताएंगे। अब वो कहने से हम अपना पॉइंट को नहीं काटेंगे, उतना जरूरत है। क्योंकि आपको हो सकता है कॉपी कहीं देखे साथी संगति, तो ऐसा कह सकता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहा है। जितना इलाव करता है देखिए, आगे जाकर के तुम बहुत सुखी रहोगे, इकोनॉमिक्स में खास करके। नीचे से हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाइए, लिखिए। देखिए, वैश्वीकरण के, हाँ, वैश्वीकरण के 5 प्रमुख अंग होते हैं। 5 प्रमुख अंग होते हैं। पांच प्रमुख अंग होते हैं। हो गया? एक बार समझ लो ध्यान से। देखिए, पहला पॉइंट क्या है, लिखे हैं बाबू, वस्तु एवं सेवा का अबाध क्या व्यापार। पहले लिख लेते हैं, ठीक है। दूसरा, नहीं तुम लोग नहीं लिखो, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, तकनीक, तकनीक या प्रौद्योगिकी। देखो समझो, समझ के लिखिएगा तो वहां एग्जाम में आएगा। अगर वैश्वीकरण पे क्वेश्चन बड़ा मार्क्स में भी, तब कुछ ना कुछ दाएं बाएं करके आप आंसर लिख दीजिएगा। देखो, वैश्वीकरण के 5 गो अंग देखा गया है। ये 5 चीज अगर हो रहा है बिना रोक टोक के, आबाद तरीके से, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वैश्वीकरण कहेंगे। तो आखिरकार कौन कौन सा 5 चीजें, उसको समझने का प्रयास करो। पहला क्या है, वस्तु और सेवा का अबाध व्यापार। अबाध मतलब बिना रोक टोक के। अगर वैसा अर्थव्यवस्था है बाबू जहां पे 2 देश, 3 देश, 4 देश, 5 देश, अनेक देश मिलकर के वस्तु और सेवा का अबाध रूप में एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं बिना रोक टोक के, तब उस सिस्टम को क्या कहा जाएगा? ये वैश्वीकरण का पहला पार्ट है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सामान है, आपके यहाँ जा रहा है, तो आप वहां से टैक्स लगा दिए हैं, उसको खोल दो, जल्दी खोलो, ठीक है, चलो इतना में काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जो वस्तु सेवा का उत्पादन हो रहा है, हम आपके यहाँ बेचने गए तो आप बॉर्डर टैक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं हमसे, या तो आपका सैनिक घुसने नहीं दिया जा रहा, तो क्या लगता है उसको वैश्वीकरण कहेंगे? नहीं। दूसरा क्या बात कहा गया है, श्रम का प्रवाह। अभी की डेट में श्रम का प्रवाह थोड़ा कम है। वस्तु सेवा तो देख गया, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, ये कहीं ना कहीं वहां से यहाँ मार्केट में आने दिया भारत सरकार, तब ना आपके सामने आया। लेकिन श्रम, जैसे अगर हम चाहते हैं कि भारत में अपना जो मजदूरी करें नहीं करें, बल्कि हम चाइना में करें, चाहे कहीं और करें, इसमें बहुत सा भी नियम कानून है, बहुत दिक्कत है। आप चाहेंगे कि हम चल जाएं अमेरिका, वहां जाकर काम करें, तो पहले चाहिए कि आपके अंदर स्किल होना चाहिए, और अगर हाई लेवल स्किल है तो अमेरिका खुद ही चुन लेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 400 रुपया दिहाड़ी, 500 रुपया दिहाड़ी काम करते मजदूर हैं,
और हम वही जाकर के अमेरिका के बाजार में काम करना चाहते हैं, तब आपके लिए दिक्कत है, आने जाने तमाम तरह की चीज है। तो इसमें थोड़ा सा भी है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में अगर हमको कहीं भी कमाने कहीं जाकर कमा ले रहे हैं, तब उसको किसका अंग माना जाएगा? वैश्वीकरण का। हालांकि धीरे धीरे इस पे काम किया जा रहा है, पूरा विश्व ऐसा काम किया जाता है, एक परिवार की तरह रहेंगे और जिसको जहां व्यापार करना है कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हालांकि टाइम लगेगा, लेकिन ये भी अंग माना जाता है, ये भी होना चाहिए। तीसरा क्या है? पूंजी का प्रवाह करने का मतलब हो गया कि अगर मान के चलो कि हमारे पास पैसा है तो हमको माने कि भारत में कंपनी लगा, तो भारत में तो खैर हमको कोई रोकेगा नहीं, सब कुछ है मेरा, लेकिन हम चाहते हैं कि बगल में पड़ोसी देश नेपाल है, चाइना है, वहां पे अपना फैक्ट्री खोले, इतना पैसा मेरे पास है, वहां के सरकार हमको अनुमति नहीं दे रहा, तो क्या लगता है वैश्वीकरण का ही पार्ट होगा? नहीं, रुकावट हो जाएगा। लेकिन अगर वहां की सरकार भी कह दे कि आइए कोई टेंशन नहीं है, हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलिए, चाइना की कोई कंपनी है वो भी आकर के भारत में खोलना चाहता है, सरकार भी उसको स्वागत किया फूलमाला के साथ, आइए खोलिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर अबाध रूप से बिना रोक टोक के अगर मान के चलो कि इस तरह की चीज हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैश्वीकरण कहेंगे। वैश्वीकरण छोटा चीज नहीं, ध्यान रखना। अच्छा एक बात बताओ कि अगर कोई विदेशी कंपनी भारत में आया और स्थापित हुआ, तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा कि फायदा होगा? फिर से क्वेश्चन एक बार और करते हैं, जब तुम लोग इतना पढ़ लिया है कि अगर कोई विदेशी कंपनी, जैसे मान के चलो कि अमेरिका के एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, नाम सुने हैं? टेस्ला कार बनाती है, तो कंपनी अगर भारत में आना चाहता है और भारत में अपना कंपनी खोलना चाहता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या होगा? उसको से खोलने से फायदा होगा कि घाटा होगा? फायदा होगा, इस बात को समझ रहा है ना? क्योंकि अगर वो हमारे यहाँ खोलेगा तो पहली बात है कि हमारे घरेलू सीमा में आ जाएगा, तो उसका जो उत्पादन होगा हमारे जीडीपी में काउंट होगा। दूसरा कि अगर मान के चले कि वो फैक्ट्री डालेगा तो घर से मजदूर लेके आएगा, हमारे यहाँ का मजदूर होगा। अच्छा, हमारे यहाँ फैक्ट्री खोलेगा, मजदूर उसके पास होगा, तो भाई फैक्ट्री में कुछ ना कुछ बनेगा, उसके लिए कच्चा माल भी कहाँ से खरीदेगा? भारत से ही खरीदेगा। अच्छा, भारत में जब वो सामान बिकेगा, तो अगर वही चीज बनता अगर अमेरिका में वहां से लाता, तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट चार्ज जुड़ता, उस पर भारत में नुकसान होता। ध्यान रखना, भारत हर देश चाहता है कि हमारे यहाँ जो है विदेशी कंपनी आए और अपना जो है फैक्ट्री वगैरह सब चालू करे, हर कोई यही चाहता है, जितना उद्योगपति है सब चाहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे विदेशी निवेश, कैसे विदेशी निवेश आता है, लेकिन बस अभी एक चीज दिमाग में सेट करो कि अगर विदेशी हमारे यहाँ आएगा तो उस कंडीशन में भारतीय अर्थव्यवस्था के, तो किसी भी अर्थव्यवस्था जहां जाएगा वहां पे क्या होगा? फायदा होगा, कोई दिक्कत। अगला क्या है? तो पूंजी का प्रवाह समझ आ गया, कोई देश में अगर कंपनी लगा रहा है उसको पूंजी का प्रवाह, रोक टोक नहीं। तीसरा क्या? तकनीक या प्रौद्योगिकी का अबाध प्रवाह, ये दिक्कत है। कहने के लिए तो खैर वैश्वीकरण का अंग है, लेकिन जैसे देखो टेक्नोलॉजी को देता है, अमेरिका कहता है कि हम आपको हथियार देते हैं, एक से बढ़ के एक राइफल मेरे पास है, एक से बढ़ के एक लड़ाकू जहाज है, आप उसको ले जाइए यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भारत जब कहता है कि भाई साहब आप जो हमको दे रहे हैं हथियार, ये काम कीजिए, उसका जो फॉर्मेट है कैसे बनाते हैं इसको, उस सिद्धांत उस प्रिंसिपल को जरा शेयर कीजिए, तब नहीं, तब वो शेयर नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं अभी के डेट में ये एगो चीज और एगो चीज थोड़ा चैलेंजिंग है, इस पर काम करना चाहिए। कहने के लिए हम लोग कहेंगे कि वैश्वीकरण परिभाषा लिखना सब बताना है, ऐसा नहीं कि मतलब तुमको बता दिए तो ऐसा नहीं कि तुम पक्षपात कर देना, नहीं, कटौती नहीं करना है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी का जहां अबाध प्रवाह होता है उसी को क्या कहेंगे हम लोग? और लास्ट में क्या लिखे हैं? पूंजी का पूर्ण हस्तांतरण। इसका मतलब क्या होता है? जैसे रूपांतरण, हस्तांतरण रूपांतरण अंतर होता है, ठीक है? हस्तांतरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, और रूपांतरण कहने का मतलब गया कि अगर हम भारतीय हैं, मेरे पास 5 लाख रुपया है, रुपया में है, और अगर हम चीन या तो फिर नेपाल में घूमने के लिए गए हैं या तो फिर अमेरिका में गए हैं, तो अमेरिका में गए बॉर्डर पे जाकर के चेंज किया पैसा को और डॉलर में हम उसको कन्वर्ट करवा लिए, ये रूपांतरण हो गया, उसका रूप बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया कि रुपया से किस में कन्वर्ट हो गया, वो डॉलर में हो गया। हस्तांतरण में रूप नहीं बदलता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। अब देखो पूंजी का पूर्ण रूपांतरण का मतलब क्या हो गया? जैसे मान के चले कि भारत में हम पास रुपया है, अगर हम अमेरिका में या तो फिर ब्रिटेन ले लेते हैं, ठीक है? ब्रिटेन में अगर हम कंपनी खोलना चाहते हैं, ब्रिटेन में चलता है, ब्रिटेन का मुद्रा का नाम क्या है? पाउंड, नाम सुने हैं? पाउंड है। अब वहां बोला जा रहा है कि भाई साहब आपका रुपया है, हम तो रुपया में आपको यहाँ व्यापार करने नहीं देंगे, अगर आपके पास पाउंड है तो लाइए। अब हम उसको पैसा दे रहे हैं, फिर भी वो आदमी पाउंड देने के लिए तैयार ना हो रहा, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं वैश्वीकरण में बाधा पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो इसको क्या कहा जाएगा? पूंजी का पूर्ण रूपांतरण। अगर आपके पास जो पैसा है वो किसी भी देश में जाए और वहां आसानी से एक्सचेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, तब उसको कहा जाएगा कि भाई साहब पूंजी का क्या हो रहा है? पूर्ण रूप से हस्तांतरण। हालांकि इसमें भी एगो फॉल्ट अभी डेट में है कि वैश्विक बाजार जितना हो रहा है लगभग सब के सब डॉलर में हो रहा है। किसमें हो रहा है? अभी डॉलर का क्रेज है। जितना जो इंटरनेशनल मार्केट होता है, जैसे हम भारत के हैं तो पहले पैसा को चेंज किस में करना पड़ेगा? हमारा डॉलर में, और डॉलर से हर देश में क्रय विक्रय कर सकते हैं। अभी डॉलर इतना मजबूत हो गया। ऐसा क्यों होता है? इसके लिए आपको
आपका लेवल नहीं कि हम समझा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सा चीज तुम लोग नहीं जानते, जितना इकोनॉमी 10th क्लास में अलाउ कर रहे हो उतने हम बता रहे हैं। आप कभी जीएस क्लास में रखिएगा तो फिर तुमको हम वहाँ पे समझा सकते हैं, क्योंकि हमको हिम्मत नहीं कि तुमको समझा दे, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगा कि फिर कोई फायदा होगा तुमको नहीं। जब 2 को विश्व युद्ध हुआ उस समय ही अमेरिका आगे निकल गया, उसका जो पैसा था वो मजबूत हो गया। आज $1 बराबर 88 रुपया हो गया, 88 हो गया, तो उसमें वो मजबूत हो गया। अब मजबूत होने के कारण जो है पूरे दुनिया पर वैश्विक जो मुद्रा के रूप में अपना एकीकरण कर लिया, तो थोड़ा तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, कभी बाद में टाइम मिलेगा तो हम बताएंगे तुमको, ठीक है। ये 5 बात है समझ में, ये 5 बात के अगर बिना रोक टोक के अबाध रूप से बाबू परिवर्तन, हस्तांतरण, व्यापार वगैरह हो रहा है, तबे उसको समेट के क्या हम लोग कहेंगे, वैश्वीकरण कहेंगे। अगर एग्जाम में आ गया वैश्वीकरण को परिभाषित करे छोटा मार्क्स में, तुम कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो परिभाषा दी लिख देना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखे के मनो तो ठीक है, नहीं तो फिर बीच से ऐसे गोल बना देना, लिख देना वैश्वीकरण, और चारों तरफ एरो दे करके यही 5 को पॉइंट को क्या कर देना है, स्टाइलिश बना देना। देखो स्टाइलिश एक, अगर देखो तुम उतने कंटेंट लिखेगा और कोई ऐसा अगर फॉर्मेट अपना लेगा तो तुमसे ज्यादा नंबर लेके चल जाएगा वो, ध्यान रखना। और यही चीज में नहीं, हर विषय में अपने आप को इंप्रूव करो कि कैसे, मतलब एक आकर्षक रूप से प्रेजेंटेशन होना चाहिए, फॉर्मेट इतना ढंग से रखो कि भाई एकदम देखने में लगना चाहिए कि भाई एकदम इसी को खोज रहे हैं, फुल मार्क्स मिल जाए। जैसे तुम भी लिखेगी जैसे पैराग्राफ में लिखा, हालांकि चांस से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन एक बच्चा वो परिभाषा लिखा जो पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं उसको इस प्रकार से लिख दिया है कि वैश्वीकरण के अंग ऐसे डाल दिया है, वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं, इसको गोल कर दिया, आज 5 ऐसे नाम दे दिया, छोटा मार्क्स था। लेकिन ध्यान रखना वही क्वेश्चन उसके माइंड में ऐसा पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा कि अगर कहीं पे नीचे अगर आप गलती भी किए होंगे तो आपका जो पाप है वो कट जाएगा, उसको लगेगा कि नहीं अच्छा बच्चा को चेक कर रहे हैं। और ऊपर में कट पीट कर दीजिएगा तो उसके माइंड में देखो कॉपी चेकर वाला इतना मतलब प्रेशर में रहता है कि मत कहो, वो जल्दी से चेक करके फेर में रहता है। तो तुम लोग को शुरुआती में इतना आकर्षक लिखना है ताकि उसको माइंड में सेट हो जाए कि अच्छा बच्चा का कॉपी है, और एक बार जब उसके माइंड में ऐसा आ जाएगा कि बढ़िया बच्चा कॉपी है और एक बार नंबर देना शुरू कर देगा तो नीचे तक कहीं तो गलती भी होगा उसको भी पॉजिटिव लेकर उसको तुमको आगे निकाल देगा। इस चीज को समझना धीरे धीरे कि कैसे इंप्रूव करे। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो उनको बार बार कहते हैं कि मैपिंग करो, जहां भी क्वेश्चन है मिट्टी से आ जाए कहीं से आ जाए मैप को पार के दिखा दो बड़ा मार्क्स में, छोटे में ऊपर में साइड में पार दो, अरे आ रहा है तो क्या दिक्कत है। अब इसको लिखते हैं, ठीक है। पहले लिखो वस्तु एवं सेवा का अबाध व्यापार, डैश करो उसमें, बोले विश्व में वस्तु एवं सेवा का व्यवसाय एवं व्यापार बिना रोक टोक के होना चाहिए, अर्थात एक देश की वस्तु एवं सेवाएं, अर्थात एक देश की वस्तु एवं सेवाएं दूसरे देश में भी क्रय विक्रय की पूर्ण स्वतंत्रता हो, क्रय विक्रय की पूर्ण स्वतंत्रता हो। छूट गया क्या कि क्या लिखे, हो गया ना, सेकंड लिखो बस। दूसरा लिखो श्रम का प्रवाह, श्रम का प्रवाह, बोले डैश करो,
लिखिए, विश्व में किसी भी देश में मजदूर कौमा श्रमिक का अबाध रूप से बिना रोक टोक के प्रवाह होना चाहिए। और मन हुआ तो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लिखवा दोगे क्या? लिख लो। अर्थात भारत के श्रमिक यदि अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि देशों में श्रम कार्य करना चाहता हो तो उसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। हो गया? चलो थर्ड लिखो। क्या है थर्ड में? डैश करो इसमें। लिखिए, विश्व में ऐसा माहौल होना चाहिए कि पूंजी का संचरण समझते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, संचरण। ये थोड़ा ऑथेंटिक वर्ड है, और नहीं बुझा रहा तो फिर हस्तांतरण लिख के काम चलाओ, क्या दिक्कत है? हम तो 100 ऑप्शन खोल के रखते हैं। हो गया? फिर से बोलते एक लाइन जरा ये बोलो। पूंजी का संचरण लिखें, अबाध रूप से हो सके। अबाध, हाँ, अरे सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। अर्थात विदेश के कोई कंपनी या उद्यमी भारत में कंपनी स्थापित करना चाहती हो या भारतीय पूंजीपति विदेशों में वस्तु या सेवा का उत्पादन करना चाहती हो, यानी कंपनी उत्पादन करना चाहती हो
तो उसकी अनुमति होनी चाहिए, तो इसकी अनुमति होनी चाहिए। हाँ, तो इसकी अनुमति होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखो। इसको खुद से एक्सप्लेन कर सकते हो तुम लोग? छोड़ दें? चलो लिखो 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 लिखो, अब लिखवा देते, लिखो। मेरे बच्चे का मुंह लटक गया, ये क्या हो गया? मतलब खुद से थोड़ा बहुत बाहर लेने के लिए बोलते हैं, पूरा किस एग्जाम में लिख के आएगा तुम लोग? अरे कुछ बच्चा तो लिख ही लेगा, हमको पता है, लेकिन सबको ना हमको लेके चलना है। डैश करो इसमें, लिखिए। विश्व में तकनीक का अबाध रूप से क्या लिखे? तकनीक का अबाध रूप से एक देश से दूसरे देश में ले जाने की अनुमति होनी चाहिए। अनुमति होनी चाहिए। लास्ट लिखो। अनुमति होनी चाहिए। एक पॉइंट लो, पूंजी का पूर्ण रूपांतरण। डैश करो, लिखिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सभी देशों का पूंजी आसानी से एक्सचेंज को क्या कहते हैं? एक्सचेंज कहते हैं इसको इंग्लिश में, मतलब बदलना। क्या लिखे? आसानी से विनिमय। हाँ, विनिमय सही होगा। विनिमय, हाँ, ब्रैकेट में एक्सचेंज लिख देना, होनी चाहिए। होनी चाहिए, इसका मतलब समझा दिए हैं। भूटान वाला अगर हमारे यहाँ पैसा लेकर के आएगा, भूटानी रुपया, तो हम लोग कहेंगे नहीं भाई तुम्हारा पैसा नहीं लेंगे। अगर इस सिस्टम है तो क्या वैश्वीकरण का वो स्वरूप दिख रहा है? नहीं। वो बॉर्डर पर उसको चेंज का रुपया मिलेगा, हमारे यहाँ कर सकता है, हम भी वहां जाकर व्यापार कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? पूंजी का पूर्ण रूपांतरण। चलो, तो अगर मान के चलो कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको एक्सप्लेन करें, बताएं, इसके बारे में टिप्पणी करें, तो हमको लगता है कि बड़ा मार्क्स में आएगा, तो आराम से लिख सकते हैं। बता दीजिएगा ना, यही 5 अंक बताना है। और देखो इसमें भी तुम लोग जो है डायग्राम बनाने की कोशिश करना। कैसे कोशिश करना? जैसे पहले परिभाषा लिख देना, उसके बाद नीचे में उसको बता देना है कि वैश्वीकरण के 5 अंग होते हैं, और बीच में से गोल बना देना है, और फिर 5 अंक को दर्शा देना है, और तब 5 को एक करके जो एक्सप्लेन करना है। थोड़ा आंसर आकर्षक होना चाहिए, आप लोग अपने तरफ से एफर्ट लगाइए, टीचर को इतना करवाएगा। आई बस में ना, फैक्ट इतना ही है, बस इसी को एक्सप्लेन करेगा, जो बढ़िया बच्चा हो जाएगा वही आगे निकल जाएगा।
ज्यादा ये इसके भ्रम नहीं रहना। तो हो गया। अच्छा, इससे लाभ क्या होगा? वैश्वीकरण से लाभ क्या होगा? बड़ा मार्क्स में तो लाभ भी ऐड कर देना है। बताओ क्या होगा? पहला लाभ ये होगा बाबू कि विश्व के अनेक संसाधन यानी वस्तु और सेवा का उपयोग विश्व के हर एक देश तक पहुंचाया जाता है। अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो अमेरिका में सामान, चीन में सामान जो बन रहा है बाबू अब तक पहुंच पाता? दूसरा क्या होता बताइए? उपभोक्ता वर्ग को लाभ होता है। अगर आपके देश में ठगा जा रहा है, कोई सामान को लेकर के चाइनीज सामान आ जाएगा तो उसका रेट गिरेगा कि नहीं गिरेगा? उपभोक्ता वर्ग को क्या होता है लाभ। अच्छा, तुम लोग कल 5 पॉइंट लिख के लाएगा इसके बारे में, एक दिन के टाइम दे हम। आप लोग दिमाग से लगाना कि भाई वैश्वीकरण हुआ, सब बढ़ा तो इसका क्या फायदा हुआ। दो तो हम बता ही दिए, तुम लोग 5 लिखना है यहाँ पे, ठीक है? नहीं हुआ हम बताना, कल बता देंगे हम। चलो आपको आगे समझाने दो। एक भी पॉइंट बना लो, वैश्वीकरण के लाभ। हो गया? तो कल तुम लोग को लिख के लाना है। अगला पॉइंट समझो। अच्छा, ये पांचों पॉइंट जब हम लोग पढ़े तो इसमें सेंटर पॉइंट तुमको क्या दिखा? इसमें सेंटर पॉइंट तुमको दिखा उद्योग दिखा। कौन दिखा? वैश्वीकरण में आप देखिए कि भाई वस्तु सेवा का क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है, फैक्ट्री में ही होगा ना इसका उत्पादन। फिर कौन है ये भी कुछ ना कुछ उत्पादन ही करेगा, इसका भी संबंध उद्योग से ही लग रहा है। तीसरा क्या है? पूंजी, इसका भी संबंध किससे लग रहा है? फैक्ट्री से ही लग रहा है। फिर कौन है? टेक्नोलॉजी। बताओ टेक्नोलॉजी कभी कहाँ पे तुमको लग रहा है? फैक्ट्री से ही लग रहा है। फिर कौन है? पूंजी का रूपांतरण। मतलब कुल मिलाकर का मतलब यह है कि अगर वैश्वीकरण चाहते हैं तो आपके देश में उद्योग कितना बढ़िया है, कितना टू टंच है। अगर उद्योग टू टंच है तो आप विश्व के अनेक देश में अपने आप फैल जाएंगे। और अगर आपके यहाँ उद्योग बढ़िया नहीं है तो फिर आप सिमट के रह जाएंगे, फिर आप गीत गाते रह जाएंगे कि भाई हमारे यहाँ वैश्वीकरण का कोई लाभ नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं है, उद्योग वगैरह नहीं है। तो चूंकि अब हम लोग भारत के एग्जाम देंगे बाबू, बिहार के एग्जाम देंगे, तो हम लोग अब यहाँ से एंट्री करेंगे कहाँ? अपना भारत के ऊपर, कि भारत सरकार ने उद्योग के लिए क्या क्या काम किया है, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा तुम लोग को। तो सुन लो ध्यान से। भारत सरकार ने उद्योग के लिए अभी तक 6 कानून बनाया है। कितना कानून बनाया है बाबू? 6 कानून बनाया है। कब कब बनाया है? तो पहला बार बनाया था 1948 में, दूसरी बार बनाया बाबू 1948 के बाद 56 में, 56 के बाद बना है 1973 में, उसके बाद अगला जो औद्योगिक नीति बना था 1977 में बना था, उसके बाद फिर 1980 में, और उसके बाद फिर 1991 में। यही 6 गो भारत में अभी तक औद्योगिक नीति आया है, इसको लागू किया है कि भारत में फैक्ट्री कोई खोलेगा विदेश का तो उसका क्या क्या नियम कानून होगा वो सब भारत तय करेगा ना। जैसे थोड़ी कोई विदेशी आएगा और यहाँ दारू वाला कोई कंपनी खोल दिया, या तो फिर बम बनाने कंपनी खोल दिया और बम भारत में पटक रहा है, दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? उसके लिए कोई नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम नियम होना चाहिए। ठीक है, आइयो, हम मतलब हमारे यहाँ आइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ नियम के साथ आइएगा ना। उसके लिए भारत सरकार ने अभी तक कितना बार कानून बनाया है, और इस कानून को क्या बोलते हैं बाबू? कौन सा नीति कहते हैं? औद्योगिक नीति। क्या हुआ? अरे फिर हो जाएगा सही, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझो ध्यान से, समझने फोकस करो। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि बताइए अभी तक भारत में कितने औद्योगिक नीति बनाया गया, तो इतिहास याद ना हो जाएगा, और छून के याद रखना। पहला बार, दूसरा 73, 77। इसमें देखो 4 को बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही पूछेगा। एक पहला वाला है 1948 वाला, दूसरा 56 वाला, और तीसरा कौन है? 73 वाला, और एक लास्ट वाला जिसको एलपीजी पढ़ाएंगे, एलपीजी सुधार क्या होता है, ऐसे वैश्वीकरण, उदारीकरण, यहाँ पे यहाँ समझाएंगे। तो पहले थोड़ा सा पहले भूमिका को छोटा सा लिखते हैं, हेडिंग बनाओ, भारत में औद्योगिक नीति। ये टॉपिक मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव के लिए है, भारत में औद्योगिक नीति। नीचे से एरो करके लिखो। बोले लिखिए, भारत में अभी तक 6 औद्योगिक नीति भारत सरकार द्वारा
संसद में बनाया गया है। संसद में बनाया गया है। संसद में बनाया गया है। सबका नीचे से लाइन से नाम लिख लो। 1948, 1956, तीसरा 1973, 1977, 1980, 1991। दिख रहा है ना? एक बार मिला लो। 1948 पहली बार, 1956, 1973, 1977, 1980, 1991। ठीक है। अब जो बोले ध्यान सुनना। प्रथम औद्योगिक नीति कब बना है बाबू? 1948 में। क्योंकि पहला वाला है तो यहाँ से पूछे के चांस थोड़ा ज्यादा होता है, तो ध्यान रखना। इस समय जो भारत में उद्योग मंत्री थे, बताते हैं, उद्योग मंत्री थे, उनका नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और उसमें प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले तो ये दो बात ध्यान रखो कि जब देश में पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनाया गया तो उस समय देश के उद्योग मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर लगा के बताना है। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इसकी मेन बात क्या था? 1948 में हुआ तो इसका ऐसा क्या है कि भाई याद किया जा सकता है? पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था को आप जानते हैं कि कैसा कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो पहली बार भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से नीति में कहा गया बाबू? तो कौन सा नीति में कहा गया था? आप लोग सुनते होंगे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है, कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। ये बात अगर ऑथेंटिक सिटी मतलब ये कब से जो है ऑथेंटिक हुआ, साक्ष्य के रूप में हुआ, तो उसका आंसर कब बता देना है? तो पहला औद्योगिक नीति में ही बात बोला गया था। दूसरा औद्योगिक नीति आया था बाबू कब? 1956 के औद्योगिक नीति। देखो इसकी खासियत क्या है, इसमें ये नहीं जाना है कि कौन थे प्रधानमंत्री ये सब। इसमें बात ये ध्यान रखो कि भारत में इसको आर्थिक संविधान कहा जाता है। क्या बोला था इसको? आर्थिक संविधान। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन से नीति को आर्थिक संविधान के रूप में कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा औद्योगिक नीति 1956। और एक बात और कि यहाँ पे सेंसरशिप, यानी सेंसरशिप नहीं बोलेंगे उसको, कंपनी पर लगाम लगाया गया था, उसको कहा जाता है कोटा, या उसको बोलते हैं क्या? बुक है तुम लोग पास बीटीसी? सेंसरशिप तो खैर अथी पे लगता ना है, सेंसरशिप लगता है किसके ऊपर? समाचार पत्र पे लगता नहीं, लाइसेंस। हाँ देखो लाइसेंस। दूसरा बात क्या कहा गया था इसमें? लाइसेंस या इसी को परमिट कह सकते हैं, या कोटा। भारत में कोई अगर विदेशी कंपनी आना चाहता है तो उसको पहले क्या लेना पड़ेगा? लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, या तो कुछ कोटा बता रहे हैं उसका पालन करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा कहा जा रहा था बाबू ताकि हम लोग जो है बहुत लंबे समय से गुलामी झेल के आ रहे थे, तो हम लोग को डर था। और याद करो जब हम लोग गुलाम भी हुए हैं तो कंपनी ही आया था और हमको गुलाम कर लिया था। अरे 1680 में कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी आया था ना, और वही धीरे धीरे भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया और एक दिन ऐसा समय आ गया बाबू कि हम लोग गुलाम हो गए। तो भारत सरकार इस सब चीज से थोड़ा सा मतलब सजग था कि भाई किसी को आने नहीं देना है। लेकिन वो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो विदेशी कंपनी आएगा तो अर्थव्यवस्था को क्या होगा? फायदा होगा। लेकिन इस समय कब के है? हम लोग नए नए आजाद हुए हैं, तो इस समय इस प्रकार से हार्ड हार्ड कानून लाया जा रहा था ताकि विदेश के व्यापार जो है, विदेश के कंपनी बहुत कम भारत में आ सके। तो यहाँ से तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, पहले इसको फटाफट लिख लेते हैं। हेडिंग लगाओ, इछोन को लिख लेना। हेडिंग लगाइए प्रथम औद्योगिक नीति 1948।
प्रथम औद्योगिक नीति 1948। इसमें नीचे से एरो देके एक दो पॉइंट लिखना। हो गया, डैश करो। देखिए इस समय देश के उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तथा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हो गया, नेक्स्ट एरो लिखो। लिखिए इस औद्योगिक नीति में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया। हो गया, चलो बस यही दो पॉइंट ध्यान रखना, इससे पूछेगा तो यही दो बात पूछेगा तुम लोग से। अब अगला लिखो 1956 के औद्योगिक नीति। नीचे एरो करो। देखिए इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। इसे भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। हो गया, तुमसे क्वेश्चन पूछ देगा किस नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है, तो कौन सा नीति बताना है? दूसरा वाला, यानी कौन सा? 1956 का। एक एरो लिख लो। इस औद्योगिक नीति में इस औद्योगिक नीति से कर देना, मैं नहीं, से भारत में लाइसेंस परमिट कोटा प्रथा की शुरुआत किया गया। हो गया, शुरुआत किया गया। हेडिंग लगाओ 1973 का औद्योगिक नीति। का औद्योगिक नीति। देखो 1973 का औद्योगिक नीति, इसको समझिए। 1948 और 1956 में दो दो पॉइंट बताए हैं, कोई दिक्कत है? उसको सही रट जाना, ठीक है। 1973 का औद्योगिक नीति में क्या हुआ, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जहां से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। पहला चीज तो ये देखा गया बाबू कि पहले से सब कुछ तैयार था,
देश में मतलब भारत में बैंकों का क्या किया गया बाबू? कब? 1969 में। 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों को भारत सरकार क्या कर लिया? अपने कंट्रोल में ले लिया, राष्ट्रीयकृत, उसको राष्ट्रीयकृत कर दिया 1969 में। उसके अलावा ध्यान से सुनो तुम लोग, देश में 1969 ईस्वी में ही MRTP नामक एक नया कानून लाया गया। ये उद्योग के क्षेत्र में था। क्या था MRTP कानून? इसको ध्यान से सुनो, ज्यादा नहीं समझना, लेकिन 2-4-5 पॉइंट बताते हैं, उसको ध्यान से सुनो। MRTP कानून क्या था? सरकार भारत में जितने भी निजी कंपनी था उस पे नियंत्रण करने के लिए MRTP कानून लाया था। एम होता है मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड पार्टनरशिप होता है, इसका फुल फॉर्म है। नहीं, ये सब नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखो कि MRTP कानून जो है भारत में ये कैसा था, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है। थोड़ा सा जान लो, क्या दिक्कत है जानने में, इसलिए ध्यान सुन लो। अभी सब समझ में आएगा, तब ये आगे वाला बात समझ में आएगा तुम लोग को, जब पढ़ाएंगे ना जो क्या बोलते हैं LPG सुधार, तो ये सब आगे काम आएगा, उस सबका बैकग्राउंड तुमको बताया जा रहा है। तो MRTP कानून क्या था? भारत में जो निजी कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी था जो विदेश के आगे खोले हुए था या तो भारतीय लोग खोले हुए थे, उस पे सरकार कंट्रोल करने के लिए एक कानून लाता है, उसको क्या कहा गया? MRTP कानून। बस इतने समझो, कोई दिक्कत? फिर आगे 1973 में एक और कानून आया था, उसका नाम था फेमा कानून। अभी सुनो तो कम से कम। फेमा कानून कब? 1973 में। यह एक जटिल कानून था। जटिल समझ में आता है? जैसे अगर कोई व्यक्ति कंपनी खोलना चाहता है निजी क्षेत्र में, तो पहले जैसे नहीं होता है कि इची लाओ उची लाओ, आज बैंक में जाते हैं, आधार कार्ड वगैरह से आपका अकाउंट वगैरह खुल जाता है, लेकिन मान के चलो का 72 अंक कागज खोजा जाएगा, तब क्या होगा? उसको जटिल बोला जाएगा। तो अगर भारत में कोई विदेशी कंपनी अगर खोलना चाहता है तो सरकार इतना प्रकार के उसको से कागजात तमाम तरह की चीज किया इस कानून के जरिए कि कोई आने के लिए तैयार भी नहीं था। और हम तुमको बार बता रहे हैं कि अभी भारत आजाद हुआ है, 1973 के समय है, भारत नहीं चाहता है कि बाहर से कोई कंपनी आए और फिर हमको गुलाम बना ले। इस डर से था, भारत सरकार की नीति कुछ ऐसा काम करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के लिए गलत था। आपको समझ आ रहा होगा कि भाई विदेशी कंपनी आ रहा है तो आने दो उसको, उससे फायदा होगा ना, हम ही लोग को फायदा होगा। लेकिन सरकार के मूड, सरकार की नीति कुछ ऐसा था, समय ही वैसा था, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फेमा कानून क्या था? तो एक प्रकार का जटिल कानून था जिसमें एक प्रधान सुनिए, कठोर कारावास मतलब उम्र कैद, 10 साल का सजा, 20 साल का सजा, अगर कोई मालिक, उद्योग का मालिक अगर कोई किसी प्रकार के करप्शन में, किसी प्रकार के दुर्घटना में पकड़ा जाता है उद्योग से रिलेटेड, तब उसको जो है एक से बढ़ के एक कठोर कारावास किया गया था। भाई कोई कोई कहाँ आएगा? अगर आपके देश में हम फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, पूंजीपति हैं, और आपके देश में इतने प्रकार के दिक्कत है, जटिल जटिल कानून है, और प्लस में अगर कोई तरह की गलती गड़बड़ी हो गया तो आपके कानून हमको कहेगा कि भाई हिरासत में लेंगे, तो लगता है कि आपको कोई विदेशी कंपनी आएगा? नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। तो 1973 वाला में 3 को तुम लोग को अच्छा से ध्यान रखना है। यहां तक किसी को दिक्कत है? इसको लिख लो जल्दी से, अभी तुम लोग आगे समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। बोले पहला लिखो, 1969 ईस्वी में पॉइंट बना के लिखना। 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा पॉइंट, 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में भारत में निजी क्षेत्र के कंपनियों को, निजी क्षेत्र के कंपनियों को
सरकार अपने नियंत्रण में लेने के लिए MRTP कानून लागू किया। हो गया। नेक्स्ट 1973 ईस्वी में फेमा कानून एक मिनट रुको, सॉरी ये फेरा लिखो, सॉरी फेरा कानून आर्य कर लेना लागू किया गया। फेरा कानून लागू किया गया, लागू किया गया। यह काफी जटिल एवं कठोर कानून था। यह काफी जटिल एवं कठोर कानून था जिसमें कठोर कारावास की प्रावधान था। कारावास की प्रावधान था। एक पॉइंट और लिखो तो 1973 ईस्वी में 1973 ईस्वी में सरकार द्वारा पहली बार संयुक्त उपक्रम क्या लिखे हैं? उपक्रम, ब्रैकेट में लिखो ज्वाइंट सेक्टर की शुरुआत किया गया, जो बाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हिंदी में क्या कहेंगे उसको? लिखें सार्वजनिक, हाँ निजी, और पार्टनरशिप को क्या कहते हैं? ब्रैकेट में इसको लिख लो। जो बाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हाँ PPP कर देना। के नाम से विख्यात हुआ, हो गया। के नाम से विख्यात हुआ। लास्ट वाला पॉइंट सुनो ध्यान से। 1973 ईस्वी में सरकार द्वारा कहा गया निजी कंपनी को कि हम आप दोनों मिल करके कोई फैक्ट्री खोलेंगे। ऐसा नहीं, आप अकेले कोई फैक्ट्री नहीं खोल सकते, उस पर हमारा भी कंट्रोल होना चाहिए, हमारा भी नियंत्रण होना चाहिए। तो कुछ ऐसा निजी लोग थे जो सरकार के साथ दिए। अब वो जो साथ दिए और साथ में जो कंपनी खुला उसको क्या कहा गया? संयुक्त उपक्रम कहा गया। अब धीरे धीरे ये मॉडल इतना जाकर के आगे जाकर विकसित हुआ, क्योंकि भारत सरकार का नीति था कि अकेले हमको नहीं खोले देंगे। इस प्रकार से कानून था MRTP और फेमा कानून, इसमें कोई बढ़िया से उसका डॉक्यूमेंट पूरा हो ही नहीं रहा था। तो मजबूरन लोग जो है सरकार के साथ ही मिलकर के अपना कंपनी खोलना शुरू किए।
स्थिति ये हुआ कि आगे जाकर के पीपीपी, जिसको क्या कहते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। मतलब आज के जमाना में लगभग जितने प्रकार के जो बैंक देख लीजिए या तो फिर उद्योग देख लीजिए, उसमें 30% सरकार का, 70% निजी व्यक्ति का, इसी प्रकार से सब बैंक में, हर क्षेत्र में, हर उद्योग में ऐसा पार्टनरशिप देखने को मिल रहा है। इसी को क्या, कौन सा मॉडल कहा जाता है? तो ये तुम लोग ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ ये जान लो कि भाई पीपीपी मॉडल जो है इसकी शुरुआत कब हुआ था? 1973 से ही हुआ था, यही नीति में दिखा। अब जो हम लोग को जो सबसे मेन चीज पढ़ना है उसका नाम क्या है? 1991 का औद्योगिक नीति। हेडिंग लगाओ। औद्योगिक नीति, अब इसका बहुत सा नाम है। उन्नीस सौ 91 का औद्योगिक नीति स्लैश करो, नई आर्थिक नीति भी कहते हैं इसको। तो रूस में आता तो क्या हुआ? हमारे यहाँ नहीं होगा? रूस वाला कहानी याद आ गया। एलपीजी सुधार, हम लोग जानेंगे अभी, आपकी क्यूरियोसिटी को हम समझ सकते हैं। लिख लिए? इसको पहले हमको समझाने दो। पीछे जितना बात लिखा है उसको एक बार दो बार खाली रिवीजन खाली कर लेना, ऑब्जेक्टिव आएगा तो उम्मीद है कि वहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। देखो 1991 का औद्योगिक नीति, इसी को का नाम क्या है बाबू? नई आर्थिक नीतियां। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एलपीजी सुधार इसको बोलते हैं। पहला तो इसमें व्यवस्था ये किया गया, 1991 आ गया है, रूस टूट चुका है, सोवियत संघ याद है, वो टूट चुका है, अब मार्केट पूरा खुल गया है। अब सरकार के नजर खुला, क्योंकि सरकार को बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग जो है मोटिवेट किए। इस समय चूंकि देश के प्रधानमंत्री के नाम जान लेते हैं, उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। और इस समय देश के जो उद्योग मंत्री थे, फाइनेंस थे, आर्थिक वगैरह देखते थे, उनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह। नाम सुने हैं? इस सरकार को बताएं कि देखिए आपने जो एमआरटीपी फेमा कानून वगैरह लाए हैं उसको से बाकी कंपनी डरा हुआ है, कोई पूंजी फंसाना नहीं चाहता है, और जब तक सेवा क्षेत्र का विस्तार नहीं कीजिएगा, जब तक उद्योग क्षेत्र का विस्तार नहीं कीजिएगा, तब तक देश के कल्याण होने वाला बात नहीं है। गरीबी दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा था। तब उनको उससे राय लिया गया कि भाई क्या किया जाए, आप ही कुछ सुझाव दीजिए। तब इन्हीं के सुझाव पर मनमोहन सिंह पूरा दम स्ट्रक्चर तैयार किए और 1991 ईस्वी में नया औद्योगिक नीति लाया गया, जिसको स्पेशली नाम दे दिया, क्या नाम दिया गया? नई आर्थिक नीति, या इसी को क्या कहते हैं? एलपीजी सुधार। तो आखिरकार इसमें क्या क्या सुधार कर दिया गया? क्योंकि इसके बाद कोई अभी तक औद्योगिक नीति नहीं बना है, जरूरत ही नहीं पड़ा है। इसका मतलब है कि ब्रांडेड है, इसको बढ़िया से पढ़ना है। पहला बात तो इसमें कहा गया कि परमिट और क्या, लाइसेंस और कोटा था ना, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। मॉर्मिट होता है, वो पता नहीं हमको है मॉर्मिट क्या होता है, हम पहले बार सुन रहे हैं मॉर्मिट। तो बच्चा सुना मॉर्मिट? चलो देखो इधर सुनो ध्यान से, समझा रहे हैं, उसको फोकस करो। पहला इसमें प्रावधान ये किया गया बाबू कि परमिट लाइसेंस कोटा का जो सिस्टम है उसको पहले हटाइए। ये आपका लाइसेंस मिलवा नहीं करता है तो कंपनी खोलेगा कौन? सरकार कहा कि ठीक है हम कम करते हैं। पहले घटा के जो है 18 चीज के उत्पादन में पहले परमिट की व्यवस्था किया गया, फिर उसको घटा करके 6 किया गया। और अभी के डेट में अगर भारत में कोई कंपनी खोलना चाहता है तो 5 चीज का उत्पादन करेगा बाबू, तो उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है, परमिट लेने की जरूरत है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा चीज का उत्पादन करता है तो उसको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। वो कौन कौन सा चीज 5 है उसको समझ लेते हैं। वर्तमान में 5 प्रकार के वस्तु के उत्पादन करने पर उस कंपनी को सरकार से क्या लेने की जरूरत है बाबू? परमिट या तो लाइसेंस। पहला एल्कोहल उत्पाद, एल्कोहल बस समझ रहे ना, जैसे वाइन, शराब समझ रहे हैं,
शराब में एल्कोहल की मात्रा होता है, दवाई भी हो तो उसमें एल्कोहल की मात्रा होता है, तो वैसा चीज बना रहे हैं जिसमें एल्कोहल है, तब सरकार को आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेने की जरूरत है। दूसरा, विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, अगर आप विस्फोटक पदार्थ बना रहे हैं, पटाखा हो गया, ये सब चीज जो होता है, इस सब चीज का निर्माण कर रहे हैं, गोली हो गया, बम बारूद हो गया, ये सब बनाना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप मनमानी नहीं करेंगे, बल्कि सरकार से क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। फिर खतरनाक रसायन, खतरनाक रसायन, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस भी कहते हैं इसको। और एक और है, एल्कोहल हो गया, विस्फोटक सामान है, खतरनाक रसायन हो गया, इस पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और एक इचाव है तंबाकू। हाँ, या तंबाकू उत्पाद। थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, सब समझा देगा, सुनो। वर्तमान समय में अभी भारत में कंपनी खोलना चाहते हैं तो लाइसेंस परमिट व्यवस्था है, लेकिन कितने चीज के उत्पादन में है, 5 चीज। अगर ये 5 चीज का उत्पादन करेंगे तो आपको ऐसे ही भारत में नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, आपको सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप क्या पेन बनाना चाहते हैं, कोई और चीज करना चाहते हैं, तो आप आराम से फैक्ट्री खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप टैक्स ज्यादा इनकम कर रहे हैं तो सरकार उस पर क्या लेगा, इनकम टैक्स लेगा, लेकिन कंपनी बंद की जैसा कुछ नहीं होगा, इस बात को समझिए। अब कौन कौन सा 5 को वस्तु पर टैक्स लेता है सरकार, अनुमति है, जरूरत है लाइसेंस परमिट की। पहला क्या, एल्कोहल दवाई में बहुत ज्यादा यूज होता है, शराब में यूज होता है, ये सब चीज अगर बना रहे हैं तो उसके लिए किसकी जरूरत है बाबू, परमिट लाइसेंस के। हाँ हाँ बिल्कुल, ड्रग्स का तो उसको, ठीक है, ड्रग्स संबंधित उत्पाद। दूसरा क्या हो गया, विस्फोटक सामान, और विस्फोटक समझ जाएंगे ना, बम बारूद। और इसके बाद क्या हो गया, खतरनाक रसायन, जैसे कोई एसिड बना रहे हैं, उस कंपनी को सरकार से क्या लेना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, खाद हो गया, यूरिया हो गया, सब बनाया जाता ना है, उर्वरक वगैरह, तो उसके लिए भी सरकार क्या लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान, बॉल बत्ती देख रहे हैं नहीं सब। उसके बाद कौन है, तंबाकू या तंबाकू कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे जितने प्रकार के देखे ना, मसाला वगैरह आता है, गुटखा वगैरह, इस सब में उस सब चीज, अगर ये 5 चीज के उत्पादन कर रहे हैं बाबू, तो फिर आपको सरकार से क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये तो पहला बात हो गया कि सरकार बोला गया कि भाई आप लाइसेंस व्यवस्था क्या कीजिए, समाप्त कीजिए। सरकार का ठीक है समाप्त करते हैं, लेकिन 5 को कम से कम रह देते हैं, ये अभी भी 5 को पर है। टाइम हो गया, कल लिखवाएगा इसको।